कि तोशाम हलके से कांग्रेस के लिए कोई अगर सीट जीत सकता है तो वो मैं हूँ। परिवार से परिवार लड़ेगा, चाची से भतीजा लड़ेगा, तो कहीं कोई तीसरा फायदा ना उठा जाए उस चीज। चाचा जी के साथी, मेरे पिताजी के साथी, कल सारे एक होकर यहाँ पर आए हुए थे। सबने एक ही बात कही कि आप तोशाम हलके से चुनाव लड़ो। तो साम और बारडा, हम्म। दो चॉइस है आपके पास। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और अच्छी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से बनेगी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा, और फिलहाल हमारे साथ एक शख्सियत आजकल सुर्खियों में चल रहे अनिरुद्ध चौधरी मौजूद हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज के दिन ये चुनाव कहां से लड़ेंगे। पूर्व सीएम के पोते चौधरी बंसीलाल का नाम इनके साथ जुड़ना, उसके बाद इनके फादर साहब का भी जो तपस्या त्याग राजनीति की रही। हालांकि अच्छा खासा उनको पॉजिटिविटी मिली और रिजल्ट मिले, लेकिन उतने सकारात्मक वो राजनीति में सक्सेस नहीं हो पाए उतना जो अनिरुद्ध आज कोशिश कर रहे हैं या इनके दादाजी ने कोशिश की। अनिरुद्ध भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप, मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, मेरा एक सवाल था, और क्रिकेट के आप दीवाने हैं, तो आप डेब्यू करने जा रहे हैं जी। पॉलिटिक्स में, और शुरुआत में काफी चर्चे हैं आपके। एक नेता को, आप जिस परिवार से आते हैं वो बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन इतना प्यार मिलना बड़ी बात हो जाती है। कल मैं वीडियो देख रहा था आपकी, क्या कुछ लग रहा है। देखो, मेरे को सबसे ज़्यादा इस समय खुशी इस बात की है कि जो मेरे जैसा मैंने कल भी कहा था, मेरे दादाजी के जो साथी रहे हैं वो, उनके परिवार, मेरे चाचा जी के साथी, मेरे पिताजी के साथी, कल सारे एक होकर यहाँ पर आए हुए थे। और एक तरीके से ये एक, मैं इस बात को बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि सब समर्थक, मेरे दादाजी के भी, चाचा जी के भी और मेरे पिताजी के, सब साथ आकर मुझे आशीर्वाद देना और मुझे ये कहना कि तू चिंता ना कर, हम तेरा काम, तेरा हम देखेंगे। तो ये प्यार पाकर, ये सहारा पाकर, ये आशीर्वाद पाकर बहुत अच्छा लगा। चुनाव का कुछ वक्त बाकी है, लोकसभा का जिस तरह से माहौल रिजल्ट रहा, उसके बाद कांग्रेस की भी हाईकमान की मीटिंग हो रही है, कभी बीजेपी वाले मीटिंग दे रहे हैं, यानी कि 50-50 मामला है। और 46 जो सीट है वहां से बहुमत रहा है, कांग्रेस को मैंडेट मिला है। क्या कुछ लग रहा है आपको। देखो, इस समय आम जनता की बात यह है कि आने वाले समय में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और अच्छी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से बनेगी। और हमारा लक्ष्य इस समय ये है कि भिवानी और दादरी जिले की जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं, चाहे वो बवानीखेड़ा हो जो हिसार पार्लियामेंट में पड़ती है, और बाकी जो भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा हैं, वो सारी सीट कांग्रेस को के झोली में डालें हम सारे, टीम वर्क में हम सारे साथ मिलकर। अभी इस समय हमारा यही लक्ष्य है और मुझे पूर्ण विश्वास है हम इसमें कामयाब होंगे। अच्छा, भिवानी और दादरी की बात कर रहे हैं, आपके प्रत्याशी यहाँ सिद्धांत सिंह थे कांग्रेस से। भिवानी दादरी में उनको अच्छा ठीक ठाक वोट बैंक मिला, हालांकि हिरवाल में बीजेपी जिस तरीके से कमाल कर गई, मोदी जी आए, कई फैक्टर हैं। क्या कुछ माहौल यहाँ पे आपको लग रहा है, यहाँ से आप जीत सुनिश्चित मान के चल रहे हैं, या फिर जैसे भिवानी है तो शाम है, यहाँ से लूज किया। देखो, समीकरण जो पार्लियामेंट चुनाव के होते हैं और जो विधानसभा चुनाव के होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और उस समीकरण के हिसाब से भी भिवानी और दादरी से जिताकर हमने दान सिंह जी को भेजा है। पर अगर मैं बात करूं विधानसभा चुनाव की, तो शाम में और भिवानी में, मतलब जिलों की बात करूं, दोनों जिलों से मुझे पूरा विश्वास है कि 6 की 6 सीट कांग्रेस के पास आएंगी। तो शाम और बाढ़ा, हम्म। दो चॉइस हैं आपके पास, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप कहाँ से लड़ेंगे। वर्कर कल तोशाम के यहाँ पे थे, लेकिन हमारी वीडियो जब आपकी जाती है तो बारडा वाले कमेंट करते हैं दिल से। क्या लगता है आपको, एक वो बारडा जो 28,000 से कांग्रेस में जिताता है, एक वो तोशाम जो सिलेक्शन में 8,000 के समथिंग कांग्रेस को हराता है, कौन सी चॉइस रहेगी। देखो, मैं इसमें सबसे पहले आपका सवाल वाजिब है, पर सबसे पहले मैं ये बात बोलूँगा कि अ, जो बारडा के मेरे साथी हैं वो जानते हैं कि मेरा उनसे कितना लगाव है, कितना प्यार है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे, मेरे पिताजी को बहुत प्यार दिया। मैं मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मैंने बात कल भी कही है, मैं आज भी कहता हूँ, उनका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो कोई भी साथी बारडा हल्के का या कहीं का, पूरे, देखो ये पूरा क्षेत्र मेरे दादाजी का कर्म क्षेत्र है,
हरियाणा उनका कर्म क्षेत्र है। तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि पूरे हरियाणा के जो मेरे दादाजी के समर्थक हैं, कोई भी किसी हिसाब से इस मामले में मायूस मत होना। जब तक मेरी सांस है, आपकी सेवा के लिए मैं तैयार हूँ, पहली बात। दूसरी बात, बनने के बाद मेरे को काम इस पूरे इलाके में करना है, चाहे वो बारडा हो, चाहे वो तोशाम हो, चाहे वो लोहारू हो, चाहे वो दादरी हो, भिवानी हो, काम मुझे सारा करना है। कल आपने जैसे देखा, तोशाम हलके के सारे पुराने कर्मठ जो कार्यकर्ता रहे हैं हमारे परिवार से जुड़े हुए, सब यहाँ मौजूद थे और सब ने एक ही बात कही कि आप तोशाम हलके से चुनाव लड़ो। मैं ये जानता हूँ आज के दिन मेरे लिए चाहे बारडा हो चाहे तोशाम हो, दोनों मेरे लिए बहुत अच्छी सीट हैं, दोनों मेरे लिए बहुत सेफ सीट हैं। और मेरी जो व्यक्तिगत इच्छा है वो मैं मेरे वर्करों को बता चुका हूँ, हमारे साथियों को बता चुका हूँ, पार्टी के लीडरों को मैं बता चुका हूँ। पर मैं पार्टी का एक बहुत अनुशासित सिपाही हूँ। मैं इस बात को भी बड़े विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि जो मेरी इच्छा है वो इच्छा के हिसाब से मेरी इच्छा का की वो कदर करेंगे, वो ध्यान रखेंगे। पर जैसा पार्टी निर्देश देगी मैं वो करूँगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे तभी हम जनता के लिए ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम यहाँ से ज़्यादा सीटें लेकर आएँ। और मैं ये जानता हूँ कि तोशाम हलके से कांग्रेस के लिए कोई अगर सीट जीत सकता है तो वो मैं हूँ। और बारडा हलके से भी मैं ये जानता हूँ कि वहाँ से सीट मैं जीत सकता हूँ। और हमें अपना नंबर सबसे ज़्यादा लेना है, तो सबसे बड़ों से, बुज़ुर्गों से, सबसे सलाह मशवरा करके हम काम करेंगे। पर मैं ये भी बताता हूँ, मेरे लिए तोशाम बहुत प्यारा है, मेरे लिए बारडा बहुत प्यारा है। और एक बात कहते हैं कि हमारे इलाके की जो राजनीति है, मेरे दादाजी की जो राजनीति है उसकी शुरुआत तोशाम हलके से हुई थी। और तोशाम हलके के जितने भी समर्थक आए, वर्कर आए, उन्होंने यही बात मुझे कही कि आप इस बात का ध्यान रखें कि हम चाहते हैं यहाँ से आप चुनाव लड़ें। क्यों? क्योंकि ये चौधरी बंसीलाल का इलाका है, इसको आप ही संभाल सकते हो। आप में हमें जो चीज़ें दिख रही हैं, हम आपको देखकर हमें चौधरी बंसीलाल याद आ रहे हैं, हमें चौधरी सुरेंद्र सिंह याद आते हैं, आपके पिताजी की याद आती है। और हम ये चीज़ देखते हैं कि आप हमको जो उम्मीद है उस उम्मीद पे आप खरे उतरेंगे। और मतलब मुझे उन्होंने बहुत गंभीरता से इस बात पे सोचने के लिए मजबूर जरूर किया है। लेकिन अगर बात करें तो शाम से आप चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा है, कार्यकर्ता चाहते हैं, लेकिन वहां से आपकी चाची 4 बार चुनी गई है और आज वो आपकी दूसरी पार्टी में, विरोधी पार्टी में है, तो उनके सामने पहला चुनाव लड़ना आपको लगता है कहीं? मैं सबसे पहले बात ये बोलूंगा कि पिछली 4 बार से तोशाम ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताया है और इस बार भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ही जिताएंगे। और दूसरी बात क्या है कि जो वर्कर हैं उन्होंने एक बात कही है कि हम चाहते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी के परिवार का कोई सदस्य तोशाम से टिकट लेकर आए, तब हम उनको अच्छे तरीके से जिताकर यहाँ से भेजेंगे। तो ये बात मुझे पक्का है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं इस बात में बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि मेरे को अगर तोशाम से टिकट मिलती है, मैं तोशाम कांग्रेस के लिए जीत के लाके दूंगा। लेकिन परिवार की आपने जैसे हिसार में देखा, देवरानी, जेठानी, ससुर, आपस में जो परिवार लड़ता है तो कोई तीसरा निकल जाता है और वहां से वो रिजल्ट भी रहा, हालांकि वो आपके कांग्रेस के प्रत्याशी थे। आपको लगता नहीं यहाँ पर परिवार से परिवार लड़ेगा, चाची से भतीजा लड़ेगा, तो कहीं कोई तीसरा फायदा ना उठा जाए उस चीज का? देखो, इस बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि दो पार्टी के जो आज के दिन जो दो सबसे प्रबल पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार हैं, उनके बीच में मुकाबला होने वाला है, एक कांग्रेस पार्टी से और एक भारतीय जनता पार्टी से। तो ये इन पार्टियों के बीच का ये चुनाव होगा। उसमें मैं जिन चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाने का इच्छुक हूँ, वो बात वही है जो जनता मुझसे कह रही है। वो चाह रहे हैं कि मैं आकर यहाँ से चुनाव लड़ूं। और हम सब ने बचपन में कहानियाँ सुनी हैं, हमने टीवी पे सीरियल देखे हैं, महाभारत देखी हैं। तो ये तो कई बार धर्म की लड़ाई है, किसी की
होती है, उसमें चाहे परिवार के ही कुछ सदस्य धर्म के साथ खड़े हों, कुछ उस तरफ खड़े हों, तो इस तरह से एक आमना-सामना होता है और उस आमने-सामने में भई एक कोई हारेगा, एक कोई जीतेगा, ये तो बात सुनिश्चित है। इस बात को तो कोई रहा नहीं जा सकता। मैं नहीं समझता कि हमारे आपस में अगर दोनों पार्टियों से हम एक कोई अगर बीजेपी से वो आते हैं और मैं कांग्रेस से अगर आता हूँ, तो मैं नहीं समझता कोई तीसरा जीतेगा। मैं समझता हूँ एक ही जीतेगा और वो मैं हूँ। जी। आपके पिताजी 2005 में एमएलए बने। उसके बाद 3 बार लगातार उनका इलेक्शन लूज़ कर जाना। क्या लगता है उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा? इंटरनली भी उन्होंने आपको राजनीतिक दांव पे सिखाए होंगे, आपके दादाजी का भी अनुभव। तो ये अनुभव और वो जो वीक रहे वहाँ पर, उन चीज़ों पर आपको क्या कुछ चर्चाएँ आपके दिमाग में चल रही हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा है, मेरे पिताजी वहाँ कभी वीक नहीं रहे। हुँ, बारडा में उनका लगातार उनकी वोट बढ़ती नहीं है। हुँ, चुनाव समीकरण के होते हैं। वो समीकरण इस तरीके के कई बार बन जाते हैं, जिसके कारण आपकी वोट बढ़ने के बावजूद भी एक स्थिति दूसरी बदल जाती है। जैसे अगर मैं पिछली बार का कहूँ, पिछली बार के चुनाव में जेजेपी और इनेलो की जो आपस में इनकी फूट हुई, इनका ये 2 अलग-अलग पार्टियाँ बनी, हुँ, उसके कारण लोगों की रुचि और लोगों का ध्यान उस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा चला गया था। दूसरी चीज़ क्या थी कि उस समय सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक किसी ने उनके साथ कोई समझौता कर रखा था, तो वो एक भीतरी गाज थी। फिर कई लोग ऐसे थे जो मौसम के अनुसार पार्टी में वो कर रहे थे, तो कई तरीके के समीकरण। असली में क्या था, मेरा अपना जो मानना है वो ये था कि बाबूजी ने हमेशा बहुत कठिन परिस्थितियों में चीज़ें करी हैं और इसलिए हमेशा मैंने एक चीज़ देखी है कि जहाँ बाबूजी होते हैं, तो जहाँ भी और कोई अपने आप को थोड़ा बहुत भी अगर लीडर मानता हो या नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो एमपी हो, वो सारे इस चीज़ को लेकर इकट्ठा होते थे, कहीं ये ना जीत जाए। हुँ, क्योंकि उनको सबके मन में एक भय ये सताता था मेरे ख्याल से कि कहीं ये दूसरा चौधरी बंसीलाल तो नहीं बन जाएगा हमारे इलाके में, जिसके कारण हम सब फिर हमारी कोई कोई तवज्जो नहीं रहेगी, हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हुँ, इसलिए जो आपस में भी बेशक धुर-विरोधी रहे हों, हुँ, वो मेरे पिताजी के खिलाफ होके इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि उनके मन में भय एक चौधरी बंसीलाल जी का रहता था हुँ, कि भई कहीं वैसा स्थिति वापस बन गई। और उनकी, मेरे पिताजी की खास बात ये रही है कि उन्होंने कभी गलत का साथ नहीं दिया। हुँ, तो अब राजनीति में कई कुछ आदमी ये भी चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ ये बोला जाए, वो सबको पता है कि वो ये चीज़ नहीं करेंगे। हुँ, तो वो अपने उसूलों के हमेशा पक्के रहे हैं और इसी के कारण हुँ, उनका हर बार राजनीतिक ग्राफ बढ़ा है, हर बार वोट उनकी बढ़ी है। हुँ, तो मैं ये उनको ये कामयाबी मानूँगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो अपने उसूलों पे इतना अडिग हो कि उसके हार-जीत की परवाह नहीं, उसको ये है कि मैं अपने उसूल पे। एक बार मुझे ध्यान है, मुढाल हल्के में एक चुनाव के दौरान कुछ भाई बोले मेरे पिताजी को, "बाबूजी बाकी सब में ठीक चाल रहा है, हुँ, थोड़ी-थोड़ी झूठ सरका दो, वारे-न्यारे हो जाएँगे।" हुँ, बोले, "भई मुझे बता, अगर मैं थोड़ी झूठ बोलने लग जाऊँ, तो इतनी बड़ी बात मेरे से करवाना चाहता है, हुँ, क्या होगा? घणे तगड़ा क्या हो जाएगा?" कहा, "जी आप एमएलए बन जाओगे।" कह रहा, "झूठ बुलवा रहा है, और सोच क्या हो जाएगा? कि भई एमएलए बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, और सोच ले।" कह रहा, "भाई मुख्यमंत्री तो बड़ा को नहीं बनूँ ना।" हुँ, हुँ, तो कह रहे, "ना जी।" कह रहे, "और फिर उसके बाद 5 साल बाद जब मैं फिर लोगों के बीच में जाऊँगा या कल को मेरे बच्चों को लोग कहेंगे, भई इनका इसका पिताजी भी झूठ बोलता था।" कहते, हुँ। "मेरे को तो उस चीज़ की है, मैं वो नहीं बर्दाश्त करूँगा।" तो इस तरीके से कि राजनीति में जो झूठ नहीं बोले, इस तरह की शख्सियत मिलती नहीं है। तो अच्छा इंसान बनने के चक्कर में एक वो अच्छा इंसान बन विधायक उन्होंने सेकेंडरी पे रखा, अच्छा जो वो इंसान पद। बनना ही उनकी प्राथमिकता रही, सच्चाई। क्योंकि उनके और हमारे परिवार के जो कुलगुरु हैं बाबा गुलाब गिरी जी, उन्होंने खुद उनको 2-3 चीज़ें कही थी, जिनमें से एक ये था कि हमेशा सच बोलना। हुँ, तो दुनिया इधर से उधर होगी, पर उन जो 2-3 चीज़ जो बाबा जी ने मेरे पिताजी को कही थी, वो उन्हें छोड़ी नहीं, हुँ। अब तक नहीं छोड़ी। अच्छा एक सवाल हरियाणा में किरण चौधरी जब से बीजेपी में गई हैं, आपके परिवार का भी मामला है, आपकी चाची भी हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, तो कांग्रेस में भी चर्चाएँ हैं, कांग्रेस के कुछ नेताओं की भी चर्चाएँ हैं कि किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी तो कांग्रेस कमज़ोर पड़ रही है। ऐसा कुछ आपको लग रहा है? मैं तो देखो, जो बात बोलूँ वो अलग बात है। कल आपने देखा सारे लोग ये बात कह रहे थे हुँ, कि उनके बीजेपी में जाने से कांग्रेस मजबूत हो गई है। हुँ, क्योंकि सबसे पहली बात है, जो दादाजी के साथी थे,
और जो दादाजी के वर्कर थे वो बीजेपी में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनको शायद मेरे ख्याल से जो हरियाणा विकास पार्टी की सरकार जब गिरी थी, वो बीजेपी ने सपोर्ट वापस ली थी, जिसके कारण वो सरकार गिरी थी, जिसके कारण दादाजी को खराब वक्त देखना पड़ा था। वो उनके मन में आज तक उस चीज़ की एक टीस है, और इसलिए सबने कहा था भाई ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। उनका ऐसा आज के दिन सबके उनके मन में ऐसी भावना है कि हम ऐसा ये नहीं करेंगे। तो उसके कारण एकजुट होकर वो अम, मतलब मुझे सपोर्ट करने लगे। मतलब मैं गलत नहीं हूँगा अगर इस बात को कहूँ कि एक ही दिन में मेरे प्रति लोगों का रुझान इतना बढ़ा जिसकी मुझे आशा नहीं थी। मैं आपसे झूठ नहीं बोला, मुझे आशा नहीं थी, उम्मीद थी, पर मतलब एक उम्मीद से परे कह सकते हाँ, हैं। मैं कहता हूँ एक उम्मीद सी थी, एक मेरी चाहत थी, पर मुझे पूर्ण विश्वास ऐसा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और जो मिला, जिसके लिए मैं इन सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और इसके मेरे ऊपर एक उत्तरदायित्व भी है कि इन सब साथियों का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का जो मुझे एकदम से आशीर्वाद मिला है, उसमें मुझे खरा भी उतरना बहुत ज़रूरी है, जो मैं करूँगा। अब आपकी विरासत पे पॉलिटिक्स चलने लगी है, नेता बयान दे रहे हैं, हरियाणा के बड़े नेता आपकी चौधरी बंसीलाल का नाम आता है तो उसकी विरासत पर, पॉलिटिक्स पर बातें कर रहे हैं। क्या कुछ सच है और जनता इस चीज को कैसे समझे? कोई श्रुति चौधरी को वारिस कह रहा है, उनके कार्यकर्ता, आपके कार्यकर्ता आपको वारिस कह रहे हैं, ये वारिस वाली समझ क्या कैसे आएगी और विरासत में किसको क्या मिले? सबसे पहले तो मैं अगर कुछ बात कहूँ कि हम किसी चीज़ का, हम विरासत अगर हम बात करते हैं, हमें विरासत का अर्थ समझना ज़रूरी है। तो विरासत के साथ में जो विशेषण है उसके हिसाब से आप उस पे जाएंगे। तो एक हो गई राजनीतिक विरासत, और एक हो गई जो समाज के हिसाब से, और वही जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, दोनों अलग चीज़ हैं। अब अगर मैं राजनीतिक विरासत की बात अगर मैं ना करूं, मैं अगर बात करूं सिर्फ एक जो समाज और हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से विरासत की, तो एक बड़ी सीधी सी बात है। मेरे चाचा जी की एक बेटी है, वो मेरी बहन श्रुति, और मेरे चाचा जी के गुजरने के बाद में जो मेरे चाचा जी का था वो सब भाई श्रुति का वो हुआ। और जब जब जिस तरह बात एक चलती है वो हमेशा चलती है, और मैंने कभी इस बारे में बात नहीं करी है, पर क्योंकि उस चीज़ को एक राजनीतिक टूल देने की कोशिश करी है, इसलिए मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, वरना मेरी कोई इच्छा भी नहीं है इस बात करने की। कि बात चलती है हमेशा कि भाई एक पगड़ी 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 की बात चलती है। तो उसमें ऐसा है कि मेरे चाचा जी का जब स्वर्गवास हुआ था, उसके बाद जब उनकी 13वीं थी, रस्म पगड़ी की वो दिन थी, तो उसके बारे में चर्चा थी। तो मेरे दादाजी का सोचना कुछ और था, पर मेरी चाची जी कुछ और चाह रही थी। और मेरी चाची जी ये चाह रही थी फिर कि भाई श्रुति के सिर पे वो रस्म पगड़ी की वो चीज़ हो। तो और उससे पहले कुछ और चाह रही थी। तो दादाजी ने का यही कहना था कि मेरे से अगर पूछो तो मुझे जिस तरह वो प्यार में चौधरी कह दिया करते, उनका एक ही पुत्र था मैं, तो कह रहा भाई मेरे से अगर पूछो तो चौधरी के सिर पे रखनी चाहिए, बट बाकी वो चीज़ मत करो। करना है तो बेशक तुम इसका सुरेंद्र की पगड़ी श्रुति की धरनी है, तुम देख लो, पर मेरे हिसाब से है, पर जो एक और करना चाह रहे हो वो चीज़ तुम मत करो। और फिर पंडित रामविलास जी थे, जो बड़े विद्वान पंडित थे, मतलब मेरे दादाजी, उनका मतलब उनमें इतने ये नियम और धर्म के नियम वगैरह पे उन पे इतना रिलाय करते थे कि अपने खुद के गुजरने के पे जब उनको था कि अब मैं शायद ज़्यादा दिन का नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा था कि पंडित रामविलास जी से पूछ के करना एक एक चीज़। ये रामविलास शर्मा बीजेपी वाले? नहीं 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 अदर नहीं नहीं आपके? नहीं नहीं वो अच्छा, ये धर्म से जुड़े हैं? भिवानी में वो बैठते कर्मकांड वाले? हाँ। अच्छा। हाँ, मतलब वो बहुत विद्वान मतलब मेरी मेरी सिस्टर की शादी भी उन्होंने, मेरे पेरेंट्स की भी शादी शायद उन्होंने ही करवाई थी। तो अम, तो ये जो हम बात कर रहे हैं उस हिसाब से, तो वो
उस चीज़ का था। हम्म। अब दादाजी के गुजरने के बाद में उसी तरीके से रस्म के हिसाब से दादाजी की जो रस्म पगड़ी थी वो मेरे पिताजी के सिर पे, तो उस हिसाब से सारा अगर आप देखें तो वो मेरे चौधरी बंसीलाल जी के वारिस हर हिसाब में मेरे पिताजी थे। हम्म। अब अगर मैं बात करूं अब राजनीतिक वारिस की, वो वर्कर तय करते हैं, वो जनता तय करती है। वो मेरे कहने से या मेरी चाची जी के कहने से उसका फैसला नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूँ वक्त तय करता है। और वक्त जब बदलता है तो वो फैसले भी बदलते हैं। आज के दिन मैं समझता हूँ वो वक्त बदल रहा है। अब जब चाचा जी गुजरे थे उसके बाद मेरे दादाजी ने कई उनके आदमियों को भी, कांग्रेस की लीडरशिप को भी एक ही बात कही थी कि भाई जिस तरीके से इंदिरा जी ने संजय जी को आगे कर रखा था, पर संजय के गुजरने के बाद उन्होंने मेनका को आगे नहीं किया, उन्होंने राजीव जी को आगे किया। मेनका जी को नहीं किया, राजीव जी को आगे किया। उसी तरीके से भाई मैंने सुरेंद्र को आगे कर रखा था, पर सुरेंद्र के गुजरने के बाद में मैं महेंद्र को आगे कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ महेंद्र मेरा काम आगे संभाले। ये दादाजी के शब्द थे। तो पर कुछ उस समय वक्त कुछ ऐसा था, और देखो जब चाचा जी गुजरे तो लोगों की सहानुभूति इस तरह की बनी, तो कई लोगों ने उस बात को अनसुनी करके और उस समय मेरी चाची जी का साथ दिया। आज के दिन वही सारे ये महसूस करते हैं कि उनके साथ में धोखा हुआ है। वो ये सब महसूस करते हैं कि यार ये क्या हुआ। जैसे कुछ लोगों ने मुझे ये बात कही, उनके बिल्कुल खास खास जो दादाजी के चाचा जी के वर्कर थे, कि जी इतना दुख हमें या तो तब हुआ था जब सुरेंद्र सिंह जी की डेथ हुई थी, या अब हुआ है जब ये बीजेपी में गए। तो जो वारिस की अगर बात करें, वो करें सारा, तो राजनीतिक वारिस की करें तो आज के दिन लोगों का मन इस समय मेरी तरफ आए, मेरी तरफ बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरे को पूरा सहयोग दे रहे हैं, मुझे साथ दे रहे हैं। तो मेरे मुंह से कहने से कुछ नहीं होता, वो तो जनता का रुझान बताया। क्या कह सकते हैं 2024 का जो ये रिजल्ट है इलेक्शन का परिणाम, ये भी बहुत कुछ तय करेगा और ये जनता का जनादेश होगा और ये विरासत का संदेश भी होगा। मैं ये कहना चाहूँगा इस मामले में कि इस समय जो जनता की भावना, जो मेरे दादाजी के वर्करों की और साथियों की और परिवारों की, साथ में जुड़े हुए परिवारों की जो भावना है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत इस समय हो चुका है। मेरा ये मानना है। चलिए, ये थे अनिरुद्ध चौधरी। बातचीत बड़ा खुल के करते हैं। इनसे बात करते वक्त हमें भी ये नहीं रहता कि एक सवाल इनसे ना पूछें, क्योंकि खुल के बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। स्पेशली हम इनकी कई चीज़ें आपको दिखाते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया काफ़ी ज़्यादा होती है, लोगों को इंटरेस्ट है, क्योंकि बड़े परिवार से आते हैं। चौधरी बंसीलाल का नाम, उसके बाद इनके फादर साहब, इनके चाचा जी और चाची जी भी परिवार में तो हैं। लेकिन आपस में आपने सुना है पार्टियां कहती हैं, नेता कहते हैं कि मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। यानी बहुत सारी बातें हैं जो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। 2024 के इलेक्शन में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं अनिरुद्ध चौधरी। तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या सिचुएशन लगती है और कहाँ से चुनाव लड़ें तो बेहतर परिणाम निकल सकते हैं? आप जनता हैं, आप तय करें, कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूंगा अनिरुद्ध जी भी उन कमेंट्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।